फिलिप्स एक ऐसा ब्रांड जिसका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपने जरूर यूज किया होगा और फिलिप्स का नाम सुनते ही हम में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक बात तो जरूर आती है कि फिलिप्स का प्रोडक्ट है तो टिकाऊ होगा और सालों साल चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी फिलिप्स के प्रोडक्ट के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आज से 13-14 साल बाद आपको फिलिप्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखने को नहीं मिलेंगे और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि आज के टाइम में आप जो फिलिप्स के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो फिलिप्स बनाता ही नहीं है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें आ रही है कि जल्द ही फिलिप्स कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक रेजर बनाने वाली और सबसे ज्यादा बल्ब बनाने वाली कंपनी इतने ज्यादा कस्टमर होने के बाद भी कंगाल होने की कगार पे कैसे आ गई और आखिर क्यों फिलिप्स अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती है, जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिलिप्स के डाउनफॉल के बारे में। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फिलिप्स कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। देखिए दोस्तों, फिलिप्स कंपनी की शुरुआत 1891 में गेरॉर्ड फिलिप्स ने अपने पिता के साथ मिलकर नेदरलैंड में की थी। कंपनी का पूरा नाम है कोनिन-कलिके फिलिप्स एनवी। यहाँ पे दोस्तों कोनिन-कलिके का मतलब होता है रॉयल, तो दोस्तों इसे रॉयल फिलिप्स कंपनी भी कहा जाता है। दोस्तों इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था लाइट बल्ब, जिसके लिए कंपनी ने कई तरीके के रिसर्च किए और उसके बाद में अलग अलग प्रकार के बल्ब मार्केट में लॉन्च किए। फिलिप्स कंपनी उस वक्त इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसके बल्ब का लाइफ स्पैन कम से कम 1000 घंटों का हुआ करता था। कंपनी के बल्ब मार्केट में काफी पॉपुलर होने लगे और देखते ही देखते कंपनी मार्केट में पहले से मौजूद बल्ब बनाने वाली कंपनीज के लिए बड़ा कंपटीशन बन गई। फिलिप्स अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग के दम पे बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, जिसके बाद में फिलिप्स ने और भी कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। दोस्तों कुछ सालों तक तो बल्ब का बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद में कई कंपनीज फिलिप्स के जैसे बल्ब बनाने लग गई, जिससे 1895 में फिलिप्स की सेल बहुत कम हो गई और कंपनी घाटे में जाने लगी। ऐसे में गेरॉर्ड फिलिप्स ने अपने छोटे भाई एंटोन फिलिप्स को भी इस बिजनेस में शामिल कर लिया, जो कि महज 16 साल की उम्र में ही इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुका था। दोनों भाइयों ने मिलकर 1920s में अपने बिजनेस को मल्टीनेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश किया और वैक्यूम ट्यूब जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए। इन वैक्यूम ट्यूब्स को और भी अच्छा बनाने के लिए मुल्लार्ड और वॉल्वो नाम की वॉल्व बनाने वाली दो कंपनीज को एक्वायर किया, जिससे मार्केट में इनका अच्छा खासा दबदबा बन गया। 1927 में कंपनी ने अपना पहला शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन बनाकर तैयार किया, जिसपे 1928 में इंटरनेशनल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने लगे। उसके बाद में एक नया प्रोग्राम हैप्पी स्टेशन की शुरुआत की गई, जो कि देखते ही देखते दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला शॉर्ट वेव प्रोग्राम बन गया। 1930 में फिलिप्स ने चैपल की शुरुआत की, जो कि एक ऐसा रेडियो था जिसमें अलग से लाउड स्पीकर लगे थे और फिलिप्स के इस प्रोडक्ट को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। उसके बाद में 1933 आते आते फिलिप्स रेडियो बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई। फिर 1939 में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक रेजर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि फिलिप्स ने ही लॉन्च किया था। ये फिलिप्स की एक नई इन्वेंशन थी। इस रेजर का नाम था द फिलीशेव और लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया, जिसके बाद में कंपनी का ग्राफ और भी तेजी से बढ़ने लग गया। दोस्तों 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और 1940 में ये खबरें आने लग गई थी कि नेदरलैंड पे हिटलर हमला करने वाला है। अब ऐसे में कंपनी को बचाने का एक ही रास्ता था, वो था नेदरलैंड को छोड़कर जाना। सो कंपनी के मेंबर वहां से सारी जमा पूंजी और मशीन्स लेकर नॉर्थ अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहां पर कंपनी का नाम रखा गया नॉर्थ अमेरिकन फिलिप्स कंपनी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में कंपनी ने वापस से नेदरलैंड में फिलिप्स का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया और अपना काम करने लग गई। 1950 में फिलिप्स ने फिलिप्स रिकॉर्ड बनाए, जो कि सीडी का एक बड़ा रूप हुआ करता था। इन रिकॉर्ड्स को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। उसके बाद में फिलिप्स ने टेलीविजन बनाना शुरू किया और साथ ही साथ में कई तरीके के होम अप्लायंसेस भी बनाने लग गया। फिलिप्स के इन प्रोडक्ट को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। 1955 में कंपनी ने सेमीकंडक्टर बनाना शुरू किया और फिलिप्स का ये बिजनेस पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, क्योंकि जो भी सेमीकंडक्टर्स बनाए गए थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स कंपनी के पास रिटर्न आ गए, जिससे कंपनी को काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ा। फिर जैसे तैसे करके कंपनी ने 1963 में एक और बिजनेस शुरू किया, वो था ऑडियो कॉम्पैक्ट कैसेट और टेप रिकॉर्डर का। कंपनी ने कई तरह के कैसेट टेप और टेप रिकॉर्डर बनाए, जो कि मार्केट में कुछ टाइम तक तो खूब चले, पर धीरे धीरे वो बिजनेस भी ठप होने लगा। दोस्तों 1960 में एलजी आ गया और 1969 में सैमसंग ने मार्केट में एंट्री मारी। इन दोनों कंपनीज ने फिलिप्स के होम अप्लायंसेस का मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया। इन दोनों कोरियन कंपनीज ने लोगों को सस्ते में बेटर टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू किया। इसके अलावा इन दोनों कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत ही एडवांस लेवल की थी। इन्होंने मार्केटिंग के जरिए यूथ को टारगेट करना शुरू किया, जो कि नए वक्त का बाइंग डिसीजन मेकर था। अब ऐसे में फिलिप्स ने कुछ नया करने का सोचा और 1970s और 1980s में पर्सनल कंप्यूटर यूज करने वालों के लिए सी कैसेट्स बनाए, जिन्हें लोगों की जरूरतों के हिसाब से साइज में छोटा किया जाने लगा। पहले मिनी कैसेट्स बनाए और फिर माइक्रो कैसेट्स बनाना शुरू किया। ये जो
कैसेट्स थे वो ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते थे। ये मोस्टली शादी या किसी बड़े फंक्शन की वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते थे। पर फिलिप्स का ये बिजनेस भी कुछ खास नहीं चला, जिसके बाद में कंपनी ने अपनी एक नई फैक्ट्री खोली जिसमें अलग अलग तरह के हेल्थ केयर डिवाइसेस बनाने के लिए रिसर्च की जाने लगी और अलग अलग बीमारियों के लिए कई तरह के हेल्थ केयर डिवाइसेस डिजाइन किए गए। फिलिप्स ने अपनी इस फैक्ट्री का नाम रखा फिलिप्स हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस फील्ड में फिलिप्स आज भी सैमसंग और एलजी सहित कई सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से बहुत ज्यादा आगे है। इसके अलावा दोस्तों आज के टाइम में डायबिटीज नापने से लेकर एमआरआई मशीन तक फिलिप्स कंपनी की देखने को मिल जाएगी और इन इनोवेशन के लिए फिलिप्स की दुनिया भर में आज भी तारीफ की जाती है। अपने इस बिजनेस के साथ फिलिप्स ने अपना पहला होम वीडियो कैसेट रिकॉर्डर N1500 बनाया जो कि 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक की रिकॉर्डिंग कर सकता था। बाद में सोनी के बेटामैक्स और BHX से कंपटीशन मिलने के बाद में फिलिप्स ने N1700 को लॉन्च किया जो कि 2 घंटे तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता था। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते इसका मार्केट भी डाउन होने लगा क्योंकि मार्केट में अब इन कैसेट्स की डिमांड उतनी रह नहीं गई थी। अब दोस्तों इतने सारे बिजनेस करने के लिए फिलिप्स ने काफी ज्यादा लोन लिया और बहुत सारे बिजनेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेप रिकॉर्डर वगैरह वगैरह एक लिमिटेड टाइम तक ही चले। साथ ही सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस था वो तो पूरी तरीके से फेल रहा। फिलिप्स के ऊपर लोन्स का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था, सो इसके पास अपने बिजनेसेस को बेचने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं था। दोस्तों फिलिप्स के 2 ही बिजनेस अच्छे चल रहे थे, एक था लाइटिंग का बिजनेस और दूसरा था हेल्थ केयर डिवाइसेस का बिजनेस। सो फिलिप्स ने इन दोनों बिजनेसेस को अपने पास रखा और बाकी के बिजनेस दूसरी कंपनीज को बेच दिए। सबसे पहले फिलिप्स ने 2006 में अपने सेमीकंडक्टर के बिजनेस को एक NXP नाम की इंडिपेंडेंट कंपनी को बेच दिया। उसके बाद में 2011 में फिलिप्स ने हांगकांग बेस्ड TPV टेक्नोलॉजी के साथ नेदरलैंड में टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर शुरू किया जिसका नाम रखा TP विजन। इसमें 30% स्टेक फिलिप्स के पास थे और 70% TPV टेक्नोलॉजी के पास। आगे चलकर 2014 में फिलिप्स ने अपने 30% स्टेक भी TPV टेक्नोलॉजी को बेच दिए जिससे टेलीविजन का पूरा बिजनेस TPV टेक्नोलॉजी का हो गया। फिर 2013 में फिलिप्स ने अपना ऑडियो विजुअल बिजनेस एक जापानीज कंपनी फुनाई को $202 मिलियन में बेचा और ये डील रखी कि अगले 5 साल तक कंपनी फिलिप्स के नाम से ही प्रोडक्ट बेचेगी। उसके बाद में 2018 में अपने लाइटिंग के बिजनेस को डोमेस्टिक अप्लायंसेस से अलग कर दिया और अपने लाइटिंग बिजनेस का नाम फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स से बदलकर सिग्निफाई NV रखा जिसमें आज के टाइम में हर तरीके के बल्ब बनाए जाते हैं। उसके बाद फिलिप्स ने 2021 में अपना डोमेस्टिक अप्लायंसेस का बिजनेस ईस्ट एशियन कंपनी हिल हाउस को बेच दिया जिसने फिलिप्स डोमेस्टिक का नाम बदलकर वर्सुनी कर दिया। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फिलिप्स कंपनी ने हिल हाउस को अपना डोमेस्टिक अप्लायंसेस का बिजनेस बेच दिया तो फिर मार्केट में फिलिप्स के ब्रांड नेम से प्रोडक्ट क्यों मिलते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे रीजन है हिल हाउस और फिलिप्स के बीच में हुई एक डील जिसके मुताबिक अगले 15 सालों तक हिल हाउस वर्सुनी के प्रोडक्ट पर फिलिप्स का नाम यूज करेगा। यानी हो सकता है कि अगले 13-14 साल बाद आपको फिलिप्स के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देखने को ना मिले। और फिलहाल कंपनी सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट के बिजनेस पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन इस बिजनेस में भी फिलिप्स को कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है जिसका सीधा असर इनके शेयर्स पर पड़ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, फिलिप्स कंपनी के शेयर का प्राइस था 31 मार्च 2021 को 57.03 और अचानक 31 अक्टूबर 2022 तक शेयर प्राइस हो चुका था 12.65। तो आप देख सकते हैं लगभग 6 महीने के अंदर फिलिप्स कंपनी के शेयर का प्राइस कितना ज्यादा गिर गया। और दोस्तों 2020 में भी इन्हें प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 चल रहा था जिसकी वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में काफी बूम देखने को मिला था। अब दोस्तों सवाल यह है कि जिस कंपनी ने अपने इन्वेंशन से पूरी दुनिया बदल डाली, आखिर वो बैंकरप्सी की कगार पे कैसे आके खड़ी हो गई? तो दोस्तों इसके पीछे कई रीजन है, तो चलिए एक एक करके सभी रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अनेबल टू क्रिएट ब्लू ओशन फॉर देम। दोस्तों फिलिप्स के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन उसका मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक अलग पहचान न दे पाना था। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में फिलिप्स के आयरन और वैक्यूम काफी फेमस थे जिसके कस्टमर काफी ज्यादा थे। सो फिलिप्स इन दोनों को ही और अच्छी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के साथ वहां के मार्केट में आगे बढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा करने के बजाय कंपनी ने और ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए जैसे कि टीवी, साउंड सिस्टम वगैरह वगैरह। अब वैसे तो ये भी मार्केट में कुछ हद तक चले, पर एक टाइम के बाद में कंपनी खुद कंफ्यूज होने लग गई कि वो किस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करे, जिसकी वजह से उनका जो मेन कस्टमर बेस था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। दूसरा, अनेबल टू फॉलो कंज्यूमर्स ट्रेंड। फिलिप्स ने कुछ नया बनाने के लिए लोगों की जरूरतों को तो समझा, लेकिन वक्त के साथ लोगों की बदलती हुई पसंद को समझ नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल जब फिलिप्स कैसेट बनाया करता था तो सोनी ने सीडी बनानी शुरू कर दी थी जो साइज में छोटी होती थी और उसमें ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता था, जिसकी वजह से सोनी फिलिप्स का कॉम्पिटिटर बन गया। बाद में फिलिप्स को उसके साथ ही हाथ मिलाना पड़ा। इसके अलावा एलसीडी टीवी भी फिलिप्स ने कई कंपनीज के मार्केट में आने के बाद में बनाना शुरू किया था। तीसरा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन।
टेक्नोलॉजी को टाइम पर अडॉप्ट न कर पाना भी फिलिप्स के लिए फेल होने का एक बहुत बड़ा रीजन बना। जैसे कि मार्केट में जब सीआरटी टेलीविजन चला करते थे तब एलजी ने सस्ते दामों पर बेटर पिक्चर क्वालिटी के साथ सीआरटी टेलीविजन लॉन्च किए और साथ ही साथ में एलसीडी पे भी काम करना शुरू कर दिया। वहीं फिलिप्स की बात की जाए तो वो सिर्फ सीआरटी पर ही फोकस कर रहा था और अगर कंपनी उस वक्त सीआरटी टेलीविजन की जगह एलसीडी बनाने पर फोकस करती तो फिलिप्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता था। इसके अलावा जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि किसी भी ऑडियो या फिर वीडियो को डाउनलोड करके रखा जा सकता था तब फिलिप्स माइक्रोचिप बनाने पर ध्यान देने के बजाय सीडी और डीवीडी पे ही फोकस कर रहा था, जिससे कुछ ही सालों में फिलिप्स ऑडियो वीडियो बिजनेस से कंप्लीटली बाहर हो गया। चौथा, इनकंसिस्टेंट इन अडॉप्टिंग डिजाइन। जब सोनी और एलजी मार्केट में आए तो नए नए डिजाइन लेकर आए जो कि फिलिप्स से कई ज्यादा बेटर थे, लेकिन उन्हें देखने के बाद भी फिलिप्स ने अपने प्रोडक्ट के डिजाइन में कोई खास चेंज नहीं किया। दोस्तों, दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग डिजाइनर्स में से एक स्वॉन कैर्ने, जो कि फिलिप्स के चीफ डिजाइनर ऑफिसर रह चुके थे, उन्होंने ये कहा कि फिलिप्स वक्त के साथ नए डिजाइन को अडॉप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उन्हें वहां पे काम करने में मजा नहीं आ रहा था, सो उन्होंने वहां पे जॉब छोड़ दी। पांचवा, लैक ऑफ मार्केटिंग कैपेबिलिटीज। शायद फिलिप्स को यह लगता था कि उसने पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया है, सो उसे कोई ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके प्रोडक्ट ऐसे ही बिक जाएंगे। लेकिन जब एलजी और सैमसंग आए तो उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी और कॉस्ट कटिंग के साथ साथ यूथ को टारगेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से दोनों ने कुछ ही टाइम में पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया और फिलिप्स से कई ज्यादा आगे निकल गए। छठा, लैक ऑफ फोकस ऑन कोर प्रोडक्ट। दोस्तों, फिलिप्स मार्केट में हमेशा कुछ नया लॉन्च करता गया, लेकिन ऑलरेडी जो है उसको एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण फिलिप्स आज किसी भी कैटेगरी में मार्केट लीडर नहीं है। अगर वो किसी भी एक कैटेगरी को पकड़कर सिर्फ उसमें ही पूरा ध्यान लगाता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। सातवां, स्ट्रैटेजिक ड्रॉबैक। दोस्तों, फिलिप्स के सीईओ चाहते थे कि फिलिप्स के सभी बिजनेस एक हो जाएं, जिससे डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो और बिजनेस स्मूथली रन किया जा सके, क्योंकि फिलिप्स में हर कैटेगरी के लिए अलग बिजनेस था और डिसीजन मेकिंग भी अलग अलग थी। तो एक साथ मिलकर कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करने के बजाय बिजनेस आपस में ही कंपटीशन किया करते थे, जिससे फिलिप्स कई हिस्सों में बंट गया और बाकी की कंपनीज को टक्कर नहीं दे पाया। आठवां, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। अब जब बिजनेस अलग अलग है तो डिसीजन मेकिंग का काम भी अलग अलग ही लोग करते थे, जिससे फिलिप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। जैसे कि सोनी के पास फिलिप्स के मुकाबले हजारों लोग कम थे, लेकिन हर तरह के बिजनेस के लिए एक ही जगह डिसीजन मेकिंग की जाती थी, जिसकी वजह से कम लोग होने के बावजूद भी सोनी का रेवेन्यू फिलिप्स के मुकाबले 15% ज्यादा था। सो दोस्तों, इन सभी कमियों की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार होने वाली फिलिप्स आज अर्श से फर्श पे आ गिरी है। सो अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो फिलिप्स ने जो गलतियां की हैं उनको मत दोहराइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।